Hello viewers, welcome again to this YouTube channel English Origin। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाम पर हैं क्योंकि हमने ये जर्नी शुरू किया था, ये यात्रा शुरू की थी मैंने बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से, और आज उसका हम लगभग समापन करने जा रहे हैं क्योंकि उसमें हम आपको बेसिकली जितनी बातें आपको जाननी चाहिए वो सारी बातें हमने आपको बता दी है। तो उसमें आपको बताए थे, हम अल्फ़ाबेट से शुरू किया था हमने। अल्फ़ाबेट में आपको लेटर्स बताए थे, वॉवेल बताए थे, कॉन्सोनेंट बताए थे, फिर हम सिलेबल की चर्चा किए थे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा किए थे, फिर सेंटेंस की चर्चा किए थे। सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में आपको हमने बताए थे कि सब्जेक्ट कई शब्दों का होता है, उसकी पहचान क्या है, तो ये बताए थे। ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कॉमनली लोग ये समझते हैं कि ये दीज थ्री आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो हम सब्जेक्ट के बारे में जनरली लोग जान जाते हैं, वर्ब के बारे में भी जान लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन कम्प्लीमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। आज हम उसी इम्पॉर्टेंट हिस्से पर जा रहे हैं कि कम्प्लीमेंट भी आपके सेंटेंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। इसका हिंदी होता है पूरक। पूरक से मतलब हो जाता है पूरा करने वाला, चालक चलाने वाला, लेखक लिखने वाला, उसी से बना है पूरक। तो चलिए, ये पूरक क्या होता है? तो ये होता है वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द आवे वही कम्प्लीमेंट कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक सेंटेंस आपको उदाहरण स्वरूप हम बताए थे पिछले क्लास में कि अगर हम ये कहें कि ही इट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है, वह आम खाता है, और इसी जगह ये वाक्य सही था मेरा, और ही इट्स ये भी सही था, लेकिन ही इज सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? इसकी वजह ये थी कि ये सेंटेंस के परिभाषा जो है, जिसमें कि हमने कहा था आपको कि शब्दों का समूह हो, निश्चित अर्थ हो, जो व्याकरण के नियम के अनुसार सजा रहे। तो ये तो व्याकरण के नियम के अनुसार सजा हुआ भी है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है। इसीलिए आप इसको करेक्ट नहीं मानते हैं, या कोई नहीं मानता। आपने ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ा ही नहीं होगा आज तक कि ही इज ए करेक्ट सेंटेंस। तो अब चलिए, अगर हम कह दें ही इज ए बॉय, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है, नॉट दिस सेंटेंस इज करेक्ट। या फिर कह देते हैं ही इज रिच, तो ये भी सही हो गया। तो इसके लिए आप ये जो रिच आप समझ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यही है आपका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो शब्द वाक्य के अर्थ को पूरा करने आवे कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये रिच जो है ये आपका यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए, तो ये समझ गए। अब दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझिए कि ही इज ए बॉय, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ही इज रिच करेक्ट हो गया सेंटेंस। ये बॉय और ये रिच हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसके भेद के बारे में भी बताएंगे आपको। तो भेद के बारे में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ही गेव मी ए पेन, ये सेंटेंस में भी आपको हमने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तब जाकर के जो आता है फिर वही बन जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद आने वाला शब्द जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से ही मेड मी रिच, तो मेड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ऑब्जेक्ट दे दिया, तो इसके बाद जो शब्द आया ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो चलिए, अब इस बात को आप समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसमें और बढ़िया से हमको समझा दें आपको कि ये प्रायः वर्ब टू बी के बाद आता है। ये जो इज है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब वर्ब टू बी है, इसके बाद ही आता है। कोई कोई इसको एक जरी वर्ब भी कह देते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के बाद तो खैर आता ही नहीं है।
तो चलिए तो वर्ब टू बी के बाद ये आता है। दूसरा चीज़ कर रहे हैं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, तो उसके बाद ये आता है कौन, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट को हम जो यहाँ बताया आपको कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इसको यहाँ समझिए आप। कॉम्प्लीमेंट दो तरह का हुआ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कहते हैं जो वर्ब टू बी के बाद आकर के वाक्य के अर्थ को पूरा करे, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, जो वर्ब ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद अगर आवे और वो वाक्य के अर्थ को पूरा करे, तभी वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो उदाहरण से समझिए, आई एम ए बॉय। आई एम एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये आई वाज ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन अगर ये बॉय या रिच दे दिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेंस दे दिया कि मैं एक लड़का हूँ और मैं धनी हूँ। तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ये लड़का कौन है, इट इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में है। ये रिच कौन है, तो ये भी रिच भी हमारा है सब्जेक्ट के बारे में कि मैं धनी हूँ, इसलिए इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हम पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक ध्यान दीजिए आप, ही गेव मी ये बुक, उसने दिया मुझे एक किताब, उसने दिया मुझे। तो ये किताब जो आया, ये किताब किसको दिया, उसने को तो नहीं दिया, उसने मुझे दिया। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है, उसी तरह से है दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन लोगों ने उसको अपना अध्यक्ष चुन लिया। तो ये ऑब्जेक्ट किसको चुना, उसको चुना, उन लोग नहीं चुना। तो यानी कि यहाँ सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, ये जो भी बातें हैं ये ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे करके, एक्स्ट्रा वर्ड दे करके वाक्य के अर्थ को पूरा किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूरी जानकारी आपको आ गया, फुल कंसेप्ट हो गया। अगर आपको डाउट हो तो आप इसको रिपीटेडली भी देख सकते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम एक अंतिम मुकाम पर आते हैं। आपको हम बहुत ऐसा मास्टर की देने वाले हैं आपको, जिससे कि आपके अंग्रेजी के अनुवाद के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका एक ऐसा चाबी दे रहे हैं जिसको मास्टर की कहते हैं, जिससे कि सब ताला खुल जाएगा। सब ताला खोलने के लिए जो चाबी का इस्तेमाल होता है उसको मास्टर की कहते हैं। तो ये मास्टर की है, और ये मास्टर की हमने इसको डिज़ाइन किया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस का करके। इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो आज के बाद आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, समझना आसान हो जाएगा। क्यों? तो आपको जो हम इतने दिनों से जो बता रहे थे, पिछले जितने वीडियोस में हमने आपको बताए, वो सभी वो इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्ट्स था जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब जो आप आगे बढ़ेंगे तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव टॉट ऑलरेडी। तो उसमें देखिए, हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपको बता चुके हैं, वर्ब बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट बता चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट बता चुके हैं, एडवर्ब की भी चर्चा नहीं की है, बट इट इज़ वेरी सिंपल फॉर द टाइम बिंग। तो चलिए, अब इसमें देखें, आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, अनेक शब्द का भी हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। भर में आपको बता चुके हैं कि सहायक क्रिया भी होता है, मुख्य क्रिया भी होता है। ये सब आपको डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अब ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है। आपको एडवर्ब के बारे में नहीं बताया हूँ। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ कंसेशन होता है, बहुत सा चीज़ होता है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट होता है। तो उसकी जब एडवर्ब की चर्चा करेंगे तो फिर बताएंगे। फिलहाल इतना आपके लिए काफ़ी है कि आप किसी भी सेंटेंस का, दुनिया के जितने सेंटेंस हैं वो सभी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप ठीक से समझ लें तो आप किसी भी ट्रांसलेशन को फट से बना दीजिएगा। उसके लिए आपको हम एक मंत्र दे रहे हैं, वो मंत्र है, आप किसी भी कोई अंग्रेजी आपको लिखना है, अनुवाद करना है, वाक्य का अनुवाद करना है, तो वाक्य में तुरंत सवाल कीजिए कौन, तो आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट। आप क्रिया देखिए, क्रिया, तो क्रिया जब देखेंगे आप तो टेंस के बारे में आपको समझना होगा कि उसका टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस क्रिया का ही होता है।
तो आगे आपको टेंस ही बताने वाले हैं, तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टेंस आपको तो डिसाइड करना होगा। तो टेंस जैसे डिसाइड कीजिएगा तो उसमें मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब को सहयोग करने के लिए एक्सिलरी वर्ब आएगा, तो ये ज़रूरी है। ये अब चलिए ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में अगर आप किसी से सवाल करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या से सवाल करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसी तरह अगर कहाँ का सवाल करेंगे तो आपको प्लेस मिल जाएगा, कब का सवाल करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। इसको बढ़िया से समझिए, कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, कब। इसको अगर आप ठीक से ये जो इतना क है, 1 2 3 4 5 6 क, ये 6 ठो क कहीं भी किसी भी अनुवाद को बनाने के समय, ट्रांसलेशन बनाने के समय आप 6 ठो क याद रखिएगा और फट से सवाल कीजिएगा कि आपने इसका जवाब कहाँ कहाँ है, तो फट से आपको जवाब मिल जाएगा और आराम से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो वो एग्जाम्पल से समझिए, मैं तुम्हें यहाँ अंग्रेजी 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। कितना बड़ा सेंटेंस है। इतना बड़ा सेंटेंस आप देखते होंगे, आप माथा पटक लेते होंगे, क्यों ये हमसे ये इतना बड़ा ट्रांसलेशन कभी नहीं बनेगा, नेवर। तो आप उसमें दिमाग मत लगाइए, कभी भी ट्रांसलेशन बनाने के समय में उसका अर्थ समझ करके आप परेशान मत होइएगा। उसके एलिमेंट्स को निकाल करके आप सीधा कर दीजिएगा तो आपको फटाफट बैठता चला जाएगा। आप अर्थ लगाते हैं, अरे वाह ये तो बड़ा भारी बात है, मैं तुम्हें यहाँ अंग्रेजी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, अब ये सब ट्रांसलेशन कैसे बना सकेंगे, हम तो अभी कुछ नहीं जानते हैं। तो आप वो बुद्धि अर्थ मत लगाइए, आप उसके एलिमेंट्स पर ध्यान दीजिए, कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, कब। चलिए इसमें देखिए, तो कौन, यहाँ आपको वर्ब में सवाल करते हैं, कौन पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ चलिए आप दे दिया, मैं का अंग्रेजी आप फट से लिख दीजिए, एकदम अर्थ नहीं लगाइएगा, इस पर बैठाते चले जाइए आप। उसके बाद क्या है, पढ़ा रहा हूँ 2 घंटों से, टाइम लगा हुआ है, टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो उसमें हैव बीन लग जाता है और V4 लग जाता है। तो हैव बीन टीचिंग, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, उसमें चौथा रूप लगता है तो टीचिंग हो जाएगा। तो आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ तक तो हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। आगे बढ़िए, किसे पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ अंग्रेजी 2 घंटे से पढ़ा हूँ। किसे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें, तो तुम्हें का अंग्रेजी ये कौन हुआ, कौन का जवाब दिया, कौन, मैं, किसे तो हो गया, तुम्हें, कहाँ, इसका अंग्रेजी यहाँ है, यहाँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो देखते जाइए आप, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से, टाइम हो गया, हाँ, कब से, ठीक है। तो यानी कि आप देख रहे हैं ना, पढ़ाना वो तो आ गया, ये हो गया आपका क्रिया और इसी का हो गया टेंस। तो आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि हिंदी वाक्य में वर्ब सदा अंत में रहता है, तो आप इसका टेंस यहीं डिसाइड करेंगे। यहाँ टेंस आपने डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट आपको मिल गया, बैठाते चले जाइए, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश हियर फॉर 2 आवर्स। इतना बड़ा ट्रांसलेशन मज़े से इसी पर बैठा बैठा के बन गया। अब चलिए, कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए कब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, मैं तुम्हें अंग्रेजी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा, आई एम टीचिंग हो जाएगा, तुम्हें यू क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, कहाँ, तो यहाँ हो गया। अगर ऐसा रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा कि मैं तुम्हें अंग्रेजी यहाँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब यह भी हो सकता है कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, या यह भी हो सकता है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम छोटा करते चले जाएंगे, ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब जैसे यहाँ है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो एम भी नहीं लगेगा, आई टीच हो जाएगा, नहीं, वेरी सिंपल। बस आप इसी डिज़ाइन पर, ये जो कौन, क्या, इसलिए हमने रेड इंक से इसको लिखा है कि आपको कोई कठिनाई नहीं हो, आप बस इसी पर बैठाते चले जाइए, कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, कब। तो इस पर बैठा करके आप मज़े से अंग्रेजी बनाते चले जाइए। आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, इसी पर बैठा बैठा के बोलते रहिए, सामने वाला आपका अंग्रेजी समझ जाएगा।
फर्दर करेक्शन के लिए तो आपको और ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। करेक्शन हो सकता है हैव की जगह पर आप हैज लगा दीजिए, ये हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल हो जाएगा। योर सेंटेंस विल बी मीनिंगफुल टू अंडरस्टैंड, सामने वाला समझ सकता है आसानी से। तो ये आपको इतना सुंदर ट्रिक दिए हैं, इतना सुंदर डिज़ाइन दिए हैं कि इसी पर बैठा करके आप बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन यूं ही बनाते चले जाएंगे। अब आपको आज के बाद कोई भी ट्रांसलेशन भारी नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा और उदाहरण से आपको देख लीजिए, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम आगे पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल में आपको देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ आओ बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ आओ, तो यहाँ आओ तो कम हियर कहते हैं ना, तो यहाँ तुम यहाँ आओ, यहाँ यू छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि यहाँ यू छिपा हुआ रहता है। तो कम हियर, आओ कहाँ, तो यहाँ, हो गया बात खत्म। तुम यहाँ आओ आज, कम हियर टुडे, आज आओ, ये भी हो सकता है। नहीं तो आप बैठाते चले जाएंगे। अब इसका निगेटिव बनाना है, मान लीजिए कि इसी में से किसी का निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव का रूल पढ़ाएंगे कि सिर्फ ए भी को शुरू कर देंगे तो हो जाएगा निगेटिव। हैव आई बीन टीचिंग यू इंग्लिश हियर फॉर टुडे, क्या मैं तुम्हें यहाँ 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? नहीं। इसी तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ फटाक से नोट दे देंगे, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसके पहले हम इसको ए भी को शुरू कर देंगे। ये सब चीज़ें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हर एक सेंटेंस का होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप बी श्योर कि अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जिसको भी बताया हमने आज तक, उस तब से उसको अंग्रेजी हल्का लगने लगा, इसलिए इसको आशीर्वादी नियम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अंग्रेजी का ट्रिक सब दिन काम देगा और बुढ़ारी तक काम देगा, जब तक आप जिंदा हैं तब तक। चलिए।